पास्ट में ना जाने हमने कितने क्राइसिस देखे होंगे, चाहे वो वेनेजुएला, अफगानिस्तान हो या फिर यमन, सीरिया, सूडान। बट आज के टाइम पर श्रीलंका की हालत बद से बदतर हो गई है। यहाँ गवर्नमेंट के पास बेसिक चीजें खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। यहाँ खाने पीने दवाइयों के दाम आसमान छू रहे हैं। 12-13 घंटे तक बिजली ना आने से लोग परेशान हैं। पेट्रोल डीजल की कमी से इनके दाम कई गुना बढ़ गए हैं। यहाँ एग्जाम्स कंडक्ट नहीं कराए जा रहे हैं क्योंकि इनके पास पेपर प्रिंट कराने तक के पैसे नहीं है। यहाँ लोग हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोग इतना गुस्सा है कि वो प्रेसिडेंट के घर के अंदर जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए हैं। नेशन वाइड कर्फ्यू लगा दिया गया है। यहाँ सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। Declared, and the Prime Minister Ranil Wickremesinghe has told the military to do whatever is necessary to restore order. An amazing explosion of public anger in Sri Lanka, the island country off the southern coast of India. It has forced the President and Prime Minister to resign there. President Gotabaya Rajapaksa, he fled his crisis-torn country yesterday. Where thousands of protesters continue to occupy the presidential answer. He fled his crisis-torn country yesterday, the day that he had promised to step down, but did not. एक समय पर सोने की लंका कहे जाने वाला देश आज कंगाल देशों में गिना जा रहा है। श्रीलंका की प्रेजेंट सिचुएशन के लिए जिम्मेदार कौन है, चलिए जानते हैं। किसी भी नेशन वाइड क्राइसिस में कोई सिंगल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो ये जरूरी नहीं। श्रीलंकन क्राइसिस के लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है और बहुत लंबे समय से होने की वजह से आज यहाँ वर्स्ट कंडीशन हो गई है। जैसे 4 फरवरी 1948 को जब श्रीलंका आजाद होता है तो उसके पास ना के बराबर फॉरेन करेंसी होती है और एक छोटी कंट्री होने की वजह से यहाँ लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, जिसकी वजह से ये कंट्री मैक्सिमम टाइम इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री रही है। ये कंट्री फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग प्रिविलेज नहीं थी, जिसका डिसएडवांटेज इसे हमेशा से रहा। 26 ईयर लॉन्ग सिविल वॉर। दरअसल 1948 में श्रीलंका के इंडिपेंडेंट हो जाने के बाद से ही श्रीलंकन गवर्नमेंट का मानना था कि श्रीलंका में जो तमिल्स हैं वो श्रीलंकन नहीं है, इसलिए उन्हें सिटीजनशिप नहीं दी गई, जिसकी वजह से तमिल्स को बेसिक गवर्नमेंट फैसिलिटीज नहीं मिलती थी, जिससे हमेशा वो गरीबी की जिंदगी जीते रहे। 1956 में ये डिस्क्रिमिनेशन और ज्यादा बढ़ गया जब सिन्हलीज लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। सिन्हाला कम्युनिटी श्रीलंका की लार्जेस्ट कम्युनिटी है। तमिल्स को गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, हायर स्टडीज लेने तक के लिए रोका गया। जब चीजें हद से ज्यादा बढ़ गईं तो 1970s के अराउंड तमिल सेपरेटिस्ट मूवमेंट और मिलिटेंट एक्टिविटीज बढ़ने लगी। फिर इसके चलते 1976 में लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम LTTE फॉर्म होती है। इसने एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ गोरिल्ला वॉर करना शुरू किया। गोरिल्ला वॉरफेयर एक ऐसी मिलिट्री टैक्टिक होती है जिसमें मिलिटेंट छुपकर सडनली वार करता है और वार करने के बाद वापस छुप जाता है। पहला मेजर अटैक 1983 में जाफना में होता है आर्मी के ऊपर, जिसमें 13 सोल्जर्स की डेथ हो जाती है। ये सिविल वॉर 26 साल तक चलती है और 2009 में एंड होती है। इस 26 साल तक लगातार चले सिविल वॉर में लाखों लोगों की जान जाती है। इस लगातार चले सिविल वॉर की वजह से श्रीलंका की इकोनॉमिक कंडीशन और खराब हो जाती है। ग्लोबल रिसेशन। जब 2008-9 के समय ग्लोबल रिसेशन आता है तो श्रीलंका की हालत बहुत बिगड़ जाती है। वो IMF से $2.6 बिलियन का लोन लेता है। इसके बाद फिर से 2016 में श्रीलंका IMF से $1.5 बिलियन का लोन लेता है। लोन लेने के बाद भी वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन और खराब हो जाती है। कोलंबो बॉम्ब ब्लास्ट। अप्रैल 2019 में श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो में बॉम्ब ब्लास्ट देखे जाते हैं, जिसमें लगभग 253 कैजुअलिटीज होती हैं। इस इंसिडेंट ने पूरे श्रीलंका में डर पैदा कर दिया। इससे हुआ ये कि श्रीलंका का जो टूरिज्म सेक्टर है वो शार्पली डिक्लाइन किया। श्रीलंका की 12% GDP टूरिज्म सेक्टर से आती है। श्रीलंका अपनी प्रॉब्लम से उभर ही रहा था कि कोविड-19 आ गया, जिसकी वजह से यहाँ चीजें बद से बदतर हो गई। श्रीलंका टी, रबर, स्पाइसेस, गारमेंट जैसी चीजों से अर्निंग करता था, ये बुरी तरह से कोलैप्स हो जाती है। पेंडेमिक की वजह से टूरिज्म सेक्टर भी डिक्लाइन होता है। गवर्नमेंट कुछ कमा रही नहीं थी और एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे थे, जिसके चलते कंट्री लार्ज फिस्कल डेफिसिट फेस करती है। फिस्कल डेफिसिट एक ऐसी कंडीशन होती है जब देश के खर्चे देश की अर्निंग से ज्यादा हो जाएं। जब फिस्कल डेफिसिट होता है तो कंट्री डेफिसिट को कम करने के लिए बोरोइंग करती है, और जब एक कंट्री पैसे इंटरनेशनली बोरो करती है और उस बोरो किए हुए पैसे को रिटर्न ना कर पा रही हो तो उस क्राइसिस को हम BOP या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहते हैं। लिए हुए लोन को चुकाने के लिए फॉरेन करेंसी होनी चाहिए, जिसे हम फॉरेक्स रिजर्व में रखते हैं। श्रीलंका को लगभग $51 बिलियन का फॉरेन डेट चुकाना है, बट करंटली श्रीलंका के फॉरेक्स रिजर्व में बस $25 मिलियन हैं।
यूक्रेन रशिया वॉर। रशिया श्रीलंका का सेकंड बिगेस्ट मार्केट था टी एक्सपोर्ट में, बट यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से ये भी कोलैप्स हो जाता है। राजपक्सा फैमिली। लोगों का मानना है कि प्रेजेंट सिचुएशन के लिए राजपक्सा फैमिली रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राजपक्सा फैमिली श्रीलंका गवर्नमेंट को चलाती रही है। इनकी इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी की वजह से ही आज श्रीलंका इस हालत में है। इनकी पॉलिसीज को समझने से पहले राजपक्सा फैमिली ट्री को समझते हैं। इनमें सबसे पावरफुल थे महिंदा राजपक्सा। ये 2004 से 2005 तक पीएम रहे, फिर 2005 से 15 तक प्रेसिडेंट बने, 2019 से 2022 तक ये प्राइम मिनिस्टर बने रहे। 9 मई 2022 को क्राइसिस के चलते इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। इनके बाद 12 मई 2022 से रनिल विक्रमसिंघे श्रीलंका प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। महिंदा राजपक्सा के 2 बेटे हैं, नमल राजपक्सा ये बड़े बेटे हैं। ये 2020 से 22 तक मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ रहे। 3 अप्रैल 2022 को इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। योशिता राजपक्सा ये महिंदा राजपक्सा के छोटे बेटे हैं और ये चीफ ऑफ स्टाफ हैं श्रीलंका के। गोटबाया राजपक्सा ये 2019 में श्रीलंका के प्रेसिडेंट बने। श्रीलंकन प्रोटेस्ट की वजह से ये फिलहाल देश छोड़कर मालदीव भाग गए हैं। इनकी एब्सेंस में रनिल विक्रमसिंघे जो कि प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, यही एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए हैं। चमल राजपक्सा ये सबसे बड़े हैं इन भाइयों में। ये 2010 से 2015 तक पार्लियामेंट स्पीकर रहे, फिर इरिगेशन मिनिस्टर बने रहे। 3 अप्रैल 2022 को प्रोटेस्ट के चलते इन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दिया। शशेंद्र राजपक्सा चमल राजपक्सा के बेटे हैं। ये 2022 तक एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने रहे। बसल राजपक्सा ये एक श्रीलंकन अमेरिकन है। इनको पार्लियामेंट में लाने के लिए महिंदा राजपक्सा ने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया था। ये 2021 से 3 अप्रैल 2022 तक फाइनेंस मिनिस्टर बने रहे। अगर हम बात करें प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रमसिंघे की, तो ये यूनाइटेड नेशनल पार्टी से बिलोंग करते हैं। आज से पहले भी ये कई बार श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। अगर इनके प्रेजेंट रोल की बात की जाए तो ये प्राइम मिनिस्टर हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है श्रीलंका के। हमने राजपक्सा फैमिली को समझा। इनकी ऐसी इकोनॉमिक एंड फॉरेन पॉलिसीज रही हैं जिसने श्रीलंका को प्रेजेंट क्राइसिस तक लाकर खड़ा कर दिया। जैसे फर्टिलाइजर बैन। 100% ऑर्गेनिक फार्म नेशन बनाने के लिए श्रीलंका ने फर्टिलाइजर पर बैन कर दिया, जिससे इनके एक्सपोर्ट्स अफेक्ट हुए। टी, रबर, स्पाइसेस एक्सपोर्ट्स की बजाय इंपोर्ट्स करने पड़ गए। चाइनाज डेट ट्रैप पॉलिसी। अपनी हालत को संभालने के लिए श्रीलंका चाइना से पैसे बोरो करता है। शॉर्ट टर्म लोन्स होने की वजह से श्रीलंका पैसे चुका नहीं पाता। इसका एक एग्जाम्पल है हम्बनटोटा पोर्ट। हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका का सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है आफ्टर कोलंबो पोर्ट इन सदर्न साइड। ये पोर्ट 2010 में ओपन होता है। पोर्ट को बनाने के लिए श्रीलंका गवर्नमेंट एक चाइनीज स्टेट ओन्ड बैंक से $1.3 बिलियन का लोन लेती है, बट हाई इंटरेस्ट और शॉर्ट टर्म लोन होने की वजह से श्रीलंकन गवर्नमेंट इसे रीपे नहीं कर पाती है। इसके चलते 2018 में श्रीलंका लगभग $1.1 बिलियन में हम्बनटोटा पोर्ट के 70% स्टेक्स चाइना को दे देती है। इसी के साथ साथ चाइना को ये पोर्ट 99 ईयर्स के लिए लीज पर दे दिया जाता है। हम्बनटोटा पोर्ट का चाइना के कंट्रोल में आना कोई रैंडम इंसिडेंट नहीं था, बट ये चाइना की पूरी प्री प्लान स्ट्रेटेजी थी। इस स्ट्रेटेजी का नाम है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। चाइना इंडिया को हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। श्रीलंका में हम्बनटोटा, बांग्लादेश में चित्तगोंग, म्यांमार में सितवे पोर्ट और पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट से। 2019 में जब गोटबाया राजपक्सा प्रेसिडेंट बनकर आए तो उन्होंने टैक्स रेट्स पे कटौती कर दी। टैक्स कम लेने की वजह से गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस हुआ और कंट्री का फिस्कल डेफिसिट बढ़ता गया। इनकी गवर्नमेंट में मैक्सिमम फैमिली मेंबर्स डिसीजन लेते रहे। कभी भी स्पेशलिस्ट से राय लेना सही नहीं समझा। अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसीज बनाते समय साइंटिस्ट की राय लेना सही नहीं समझा। पुअर डिसीजन मेकिंग की वजह से यहाँ कंडीशन वर्स्ट होती गई। इतने बड़े क्राइसिस को रोकने के लिए आखिर अब तक क्या क्या किया गया है? डोमेस्टिक मेजर्स। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने सेवरल इंपोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है जो नॉन असेंशियल डिक्लेयर कर दिए गए हैं, जैसे फुटवेयर, वाइन, एयर कंडीशनर्स। पेपर प्रिंटिंग कॉस्ट को बचाने के लिए एग्जाम पोस्टपोन करा दिए गए हैं। प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पेट्रोल स्टेशन पर आर्मी डिप्लॉय करा दी जाती है। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए श्रीलंकन सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं। अब एक सवाल आ रहा होगा कि इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है? इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाने से लोग कम लोन लेंगे बैंकों से। कम पैसे हाथ में होने की वजह से कम खर्चे होंगे। कम खर्चे होने की वजह से चीज़ों की इतनी डिमांड नहीं होगी। जब चीज़ों की इतनी डिमांड नहीं होती है तो उनके प्राइस अपने आप कम हो जाते हैं और इससे महंगाई कंट्रोल में आती है। श्रीलंकन सेंट्रल बैंक ने लगभग 15% तक रुपी डेप्रिशिएट कर दिया है। अब रुपी डेप्रिसिएशन क्या है?
जैसे पहले 2021 में $1 बराबर 200 श्रीलंकन रुपी होते थे, आज 2022 में $1 बराबर 230 श्रीलंकन रुपी हो गए हैं। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि कोई भी फॉरेनर पहले जो $1 देकर 200 रुपये की कम चीज़ें खरीद पा रहा था, अब वो $1 में 230 रुपये तक की ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं और इकोनॉमी में बूस्ट आता है। इंटरनेशनल मेजर्स। श्रीलंकन गवर्नमेंट चाइना से कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट कर रही है कि उसके ऊपर जो कर्ज है उसमें कुछ छूट की जाए, मगर चाइना तो चाइना है। हाल ही में अप्रैल में IMF मीटिंग के दौरान IMF ने मदद करने की बात की थी, बट 30 जून तक IMF और श्रीलंकन गवर्नमेंट में कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं हो पाया है। इंडियन गवर्नमेंट अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत हमेशा हेल्प करती रही है। जैसे RBI ने श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के साथ $400 मिलियन का करेंसी स्वैप किया था। करेंसी स्वैप क्या है? करेंसी स्वैप का मतलब है दोनों कंट्री अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड कर पाएंगी, कोई भी फॉरेन करेंसी की ज़रूरत नहीं है। इंडिया ने मार्च में $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है श्रीलंका को। अब लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है? लाइन ऑफ क्रेडिट एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें लोन लेने वाला रिसीवर स्मॉल पार्ट्स में लोन ले सकता है डोनर से, जब तक मैक्सिमम लोन लिमिट तक वो ना पहुंच जाए। इसका फायदा ये है कि इंटरेस्ट रेट्स सिर्फ उस लोन लिए हुए पार्ट पर ही लगेगा और इसका इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत कम रहता है। आखिर इंडिया इतना दानवीर क्यों हो रहा है? देखिए, जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता। श्रीलंका इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, श्रीलंका इंडिया से बस लगभग 22 माइल्स के पाक स्ट्रेट से सेपरेटेड है, इसलिए इंडिया की सिक्योरिटी के लिए श्रीलंका इंपॉर्टेंट है। चाइना का इन्फ्लुएंस श्रीलंका पर कम करने के लिए श्रीलंका की डिपेंडेंसी चाइना पर ना हो, इसलिए अच्छे रिलेशंस होने चाहिए। इंडिया की हमेशा से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रही है, इसमें इंडिया फ्रेंडली नेबर्स को प्रेफरेंस देती रही है। इंडियाज ट्रेड, श्रीलंका का लगभग 1/5 ऑफ टोटल इंपोर्ट इंडिया से आता है। फिशरमैन किलिंग को रोकने के लिए दोनों देशों में अच्छे रिलेशन होने चाहिए। अब इन सभी बातों में जो सबसे ज़रूरी बात है, क्या इस क्राइसिस को रोका जा सकता है? अगर हाँ, तो वो कैसे? श्रीलंका को सबसे पहले अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में रिफॉर्म लाने होंगे। एक स्टेबल और ट्रस्टवर्थी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिस पर लोगों का ट्रस्ट हो, नेशनल लीडर्स डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो, राइट पर्सन राइट पोस्ट पर हो, डिसीजंस एक्सपर्ट्स और डेटा के आधार पर लिया जाना चाहिए। मिसगाइडेड पॉलिसीज़ को अर्जेंट चेंज किया जाना चाहिए, जैसे 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग, ह्यूज टैक्स कट। अपने कल्चर पर, अपने सेफ्टी और सिक्योरिटी पर इन्हें वर्क करना चाहिए ताकि टूरिज्म सेक्टर को ये फिर से सर्वाइव कर सके। इन्हें अपनी डिप्लोमेसी पे वर्क करना चाहिए ताकि ये फ्यूचर में डेब्ट ट्रैप जैसी पॉलिसी में ना फंसे।